सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है, पाकिस्तान और ईरान में सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए हैं। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी और फिर इस पर झूठा प्रोपेगेंडा करने पर पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का ऐलान किया है, जबकि ईरानी सफ़ीर जो पहले ही ईरान में हैं इन्हें भी वापस न आने का कह दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम आला सतह के तबादलों को भी मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से अपनी फ़ज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया। ईरानी हमले के नतीजे में बलूचिस्तान में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हो गई हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तशवीशनाक बात यह है कि यह गैर कानूनी अमल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के बहुत से चैनल्स मौजूद होने के बावजूद हुआ। यही नहीं बल्कि ईरान की तरफ से मुआफ़ी मांगने की बजाय दावा यह किया गया कि इसने बलूचिस्तान की हुदूद में कलअज़म जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान और ईरान को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया है। हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, पाकिस्तान को मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए, इसी से आगाज़ करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे साबिक़ सफ़ीर अफजल अहमद खान साहब। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान अब इसके अलावा भी कुछ करेगा या उनके ख्याल में पाकिस्तान ने जिस तरह ताल्लुकात मुनक़ता किए हैं ये एक पहला कदम है और इससे आगे अब मज़ीद शायद उतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीन भी अब मैदान में है। सफदर मंसूर अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइए सर, ये जो अब कदम उठाया गया है पाकिस्तान की तरफ से एक ज़िम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से, आप समझते हैं कि यही काफ़ी है? जी देखिए, सबसे पहले तो यह कि बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट्स कल से हुई हैं और जी सर मंसूर अहमद खान साहब से हम दोबारा बात करेंगे। साबिक सफ़ीर हैं और ये अफ़गानिस्तान के मामलात को भी बहुत बेहतर समझते हैं। मंसूर साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी जी मुझे आ रही है बिल्कुल। तो मैं अब ये कह रहा था कि ये बहुत ही तशवीशनाक डेवलपमेंट है और जो ये वाक़यात हुए कल से, जो पाकिस्तान और ईरान एक दोनों हमसाया ममालिक हैं, नेबर्स हैं, और जिस तरह से हमारी सरहद की या टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की वायलेशन हुई है, मेरा ख्याल है कि इस पे अब बहुत ज़रूरी है कि चूँकि ये ईरान की तरफ से बिला इश्ताल तरीके से किया गया है पाकिस्तान के साथ, तो ईरान की तरफ से एक अपॉलोजी आना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं इस मामले की वजाहत हो सके कि ये इस तरह से दोनों जो ब्रादराना ताल्लुकात है उनको किस तरह से रिस्टोर किया जा सके। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने देखे पाकिस्तान एक अपने डिफेंस में कोई एक्शन लेने का राइट रखता था। पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक मूव को चुना है जब आपने अपने एम्बेसडर को बुलाया है और ईरान के एम्बेसडर ना आए, ये एक डिप्लोमेटिक मूव है। तो मेरा ख्याल है कि अब आगे चलने के लिए जिस तरह चाइना ने दोनों ममालिक को, हम दोनों का, पाकिस्तान का और ईरान का एक बहुत ही करीबी दोस्त है, तो जिस तरह से चाइना ने कहा है उस तरह से आगे फिर इस सूरत हाल को जी और वो मेरा ख्याल है दोनों साइड्स लेंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ईरान की तरफ से एक वजाहत आए, एक अपॉलोजी आए। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर ईरान की तरफ से अपॉलोजी की जाए जब कोई अपने हमसाया मुल्क के साथ कोई इस किस्म का इश्तिहाल अंगेज कार्रवाई। जी जी अच्छा, अब मंसूर साहब एक मामला ये है कि पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार मुल्क होने का बिल्कुल सबूत दिया और ये एक बड़ा भरपूर ये एक कदम है क्योंकि बरादराना ताल्लुकात रहे हैं ईरान के साथ। अब एक तो ये है कि ज़ाहिर है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इसी तरह काउंटर अटैक पाकिस्तान करे, लेकिन इससे तो खित्ते में एक नई आग भड़क उठेगी। एक मसला ये है। दूसरा ये कि ईरान की तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कई चैनल्स मौजूद थे और ये माजी में हो चुका है कि दोनों तरफ से कि अगर किसी को ये है कि जी जैश अदल है या कोई और ईरान इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है तो मिलकर काम किया गया है। उसके बावजूद ईरान ने यह कदम उठा दिया एक दो और दोस्त मुल्क इराक पर इसी तरह से हमला किया, अब पाकिस्तान को वो खो रहा है बतौर एक दोस्त और बिरादर इस्लामी मुल्क के, तो ईरान तो इस तरह आइसोलेट होता चला जाएगा।
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान न सिर्फ ये कि सिफारती चैनल्स मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अस्करी और इंटेलिजेंस के चैनल्स भी मौजूद हैं। और इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी था कि ईरान की हुकूमत की तरफ से कोई भी चैनल यूज़ करते हुए अगर उनको कोई तशवीश थी, कोई शक था, किसी ग्रुप के बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती और फिर दोनों साइड इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकती थी। लेकिन जो मुझे ख़ास तौर पर तशवीश है कि इस वक्त खित्ते में जो हालात हैं, जिस किस्म के हालात डेवलप हो रहे हैं, इजराइल और ईरान के दरमियान एक बहुत शदीद जन्म ले रही है, जंग के आसार पाए जाते हैं। और फिर ईरान की तरफ से कुछ हमसाया ममालिक में, बरादर इस्लामी ममालिक में इस किस्म के इकदाम किए गए हैं। डर ये है कि कोई इस किस्म की ये जो सूरत हाल है इस तरह ना इग्नाइट हो जाए कि किसी लार्जर कशीदगी के में ये जी ईरान की तरफ से इस मामले की वजाहत आना बहुत ज़रूरी है, अपॉलॉजी आना बहुत ज़रूरी है। गो कि हम हमसाया ममालिक हैं, एक ईरान के को ये इस बात का इदराक करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस की शहादतें हुई हैं। जी बिल्कुल सही। अच्छा मंसूर साहब, एक मामला ये भी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। अगर ईरान ये इल्ज़ाम लगाता है कि जी यहाँ पाकिस्तान से दहशतगर्द जाते हैं और ईरान में दहशतगर्दी होती है, तो पाकिस्तान का भी ये मौक़िफ़ है कि वहाँ पर पनाहगाहें हैं ईरान में दहशतगर्दों की, जो ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। और इसी तरह से हमने देखा कुलभूषण यादव का मामला भी पाकिस्तान के पास है कि वो वहीं से उसी रास्ते से आता है बलूचिस्तान में, ईरान के रास्ते से। तो ये तो नहीं होता कि जी देखिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो आपने कहा ना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसका हल भी क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन है। बिल्कुल तो अगर कहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एग्जिस्ट करता है और पाकिस्तान और ईरान दोनों क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की जरूरत है, और उसके लिए अगेन दोनों ममालिक की सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को, दोनों ममालिक की हुकूमतों को आपस में ताउन की जरूरत है। अभी कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर की उनके वजीर खारजा से मुलाकात हुई है डावोस में। तो जब चैनल्स मौजूद हैं और दोनों ममालिक गहरा राब्ता है, हमारे दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, तो मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर एक इश्ताल पैदा हुआ है, हुकूमत के अंदर भी, अवाम के अंदर भी, सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी, कि ईरान की तरफ से इस तरह की बिला इश्ताल कार्रवाई क्यों की गई है। तो मेरा ख्याल उसकी वजाहत, अच्छा एक ख्याल है कि हमारे ममालिक हैं, चाइना है या इस तरह के जो ममालिक हैं जो बहुत रोल प्ले कर रहे हैं, चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान भी रोल प्ले किया, वो अपना रोल बिहाइंड द सीन्स प्ले करेंगे और इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। मंसूर साहब, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस इस तरह से बढ़ रहे हैं? पहले भारत का मामला था, फिर भारत ने बड़े तरीके से एक खास तरह से दहशतगर्दी बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट करके एक खास तर्ज की, उसने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ किया, गवर्नमेंट बदली, तब भी हमने हालात देखे बद से बदतर हो गए। अब ये ईरान वाला मामला भी, तो हम जानते हैं कि भारत ईरान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये क्या पाकिस्तान को इस तरह से घेरने की कोशिश है कि भारत के साथ बॉर्डर का तो हमें पता ही है, LOC का मामला आप देख लीजिए, मुआहदे की खिलाफ वर्जी वहाँ पर फिर भारत ने शुरू की अभी, इस तरह अफगानिस्तान और अब ईरान भी। जी चैलेंजेस में बहुत इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के पहले ही एक जो हमारे भारत के साथ सिफारती रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, बहुत कशीदा हैं, दोनों ममालिक में सुफरा मौजूद नहीं है। फिर जब से अफगानिस्तान जी तो, और जब मैं वापस आया था 2022 में वहाँ से, उसके बाद से हमारे एम्बेसडर लेवल एंगेजमेंट नहीं है, चार्ज दी अफेयर्स या लोअर लेवल में एंगेजमेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत रिकॉग्नाइज नहीं है। और फिर अब अगर हम ईरान के साथ भी इस किस्म की सूरत हाल में आ जाते हैं, सूरत हाल है, हमारे लिए परेशानी की सूरत हाल है। लेकिन चूंकि ये जो वाक़या हुआ है ये पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट नहीं किया गया, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है एम्फसाइज करना कि ये वाक़या बिला इश्ताल तरीके से ईरानियन साइड से हुआ है, तो इसलिए ईरान की साइड को इस पे इनिशिएटिव लेना होगा। और पाकिस्तान ने इस पे अपना सिर्फ डिप्लोमेटिक रिएक्शन दिया है, पाकिस्तान ने इस पे कोई अस्करी रिएक्शन नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से बहुत इसमें मुफाहमाना रवैया इख्तियार किया गया है, और बहुत ज़रूरी है कि
ईरान की तरफ से मैं बहुत हैरान हूँ, चाइना की स्टेटमेंट आई है लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट उनकी वजारत खारजा की या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं आई। मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है कि वो आज अगले चंद घंटों में उनकी स्टेटमेंट आनी चाहिए और फिर दोनों ममालिक को चाहिए कि इस जी। अच्छा मंसूर साहब, अब ये ईरान, एक तो आप देखें इराक के साथ हमने देखा कि जंग का उनका मामला रहा है, फिर अब सऊदी अरब से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसी तरह दीगर ममालिक से अफगानिस्तान के साथ उनका भी मसला है। नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है कि हमें ज्वाइन करें। लगारी साहब, ये जो सारा मामला जिस तरह ईरान की तरफ से ये हुआ है, अब इसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान को जवाब देना था और बड़ा भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने अब ये ताल्लुकात ख़त्म कर लिए हैं, सिफारती ताल्लुकात, जो कि एक बहुत बड़ा कदम होता है सिफारती सतह पर, तो यही है। लेकिन इसमें ईरान ने, आप क्या समझते हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं कर दिया? उसके पास तो पहले ही कोई दोस्त ममालिक उसके साथ नहीं है। तो एक पाकिस्तान था जो किसी तरह कहता था जी सऊदी अरब के साथ भी चले ताल्लुक है, ईरान के साथ भी हम बेहतरी लेकर आएंगे, और आ भी रही थी। तो ये अचानक से उसने ये कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। एक तो पाकिस्तान ने इंतहाई ज़िम्मेदार हुकूमत और ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है। पाकिस्तान ने अपना रिएक्शन सफारती सतह पर दिया है और अपने सफ़ीर को वापस बुलाया है और ईरानी सफ़ीर को जो है यहाँ से वापस जाने का कहा है। तो ये एक ज़िम्मेदाराना अप्रोच थी। असल बात ये थी कि जब ये पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक हुआ है तो उसका ईरान की तरफ से ये वजाहत आनी चाहिए थी कि ऐसा अमल क्यों हुआ है, क्या वजह थी, असबाब क्या थे और क्यों। यानी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी यही तो है ना कि हमारी जुग़राफ़ियाई हदूद के अंदर किसी किस्म की कोई भी मुदाखलत ना हो। हमारे ऊपर कोई जंग मुसलत नहीं की है, ना हमारे ताल्लुकात ऐसे ख़राब रहे हैं, ना हमने ईरान के लिए कोई मसाइल पैदा किए हैं। असल मसला यह है कि दहशत गर्दी का शिकार हम होते हैं और हम सबसे ज़्यादा इस पूरे रीजन के अंदर, जो भी साउथ एशियन रीजन है, मिडल ईस्ट का रीजन है और सेंट्रल एशिया का रीजन है, इस पूरे 3 रीजन एक साथ मिले हुए हैं। इन 3 मिले हुए रीजन में सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, सबसे ज़्यादा जानों का नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान ने 80,000 से 90,000 के दरमियान अपनी जानों का कुर्बानियाँ दी हैं और अमन के लिए दी हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ बाकायदा एक हमने जंग लड़ी है जी जी, और हमारी फोर्सेस ने, हमारे शहरियों ने एक जंग लड़ी। अब ईरान का अगर कोई इशू है तो ईरान पहले उसकी वजाहत करे। ईरान के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन थी तो उसको शेयर किया जाना चाहिए था पाकिस्तान के साथ। लगारी साहब बिल्कुल सही आपकी बात, क्योंकि माजी में हुआ है कोऑपरेशन के जरिए यहाँ पर दहशतगर्दी कंट्रोल करने के इक़दामात भी किए गए हैं। मंसूर अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का, आपकी बड़ी मेहरबानी। निसार हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। निसार खोड़ो साहब, ये फरमाएगा, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर हम सियासत की बात करें, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने छपाई बहुत ज़्यादा कर ली है शायद, और पीपल्स पार्टी इस पर मुतरज़ है कि क्या ज़रूरत है। यानी ज़ाहिर है कि इससे शायद रिगिंग का एक ख़तरा नज़र आता है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने बैलेट पेपर्स की छपाई की। लेकिन दूसरी खबर इलेक्शन की सिक्योरिटी के हवाले से है। एक दफ़ा फिर पंजाब के आईजी साहब, जो पहले भी ये कह चुके हैं कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अब फिर उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि जी में एक तो कमी का सामना है नफरी की, और सिक्योरिटी एहलकार भी दस्तियाब नहीं है, जबकि सूबे में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो ये ऐसे लगता है कि ये थ्रेट्स ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो बढ़ते चले जा रहे हैं। निसार खोड़ो साहब, ये जो चुनतखब होने वाला है या चुनतखब होने की कोशिश में है, ये इनके हरकत से हर एक वाकिफ हो चुका है। ये वन साइडेड इलेक्शन कभी नहीं होती। मियां साहब को इसका रखना चाहिए ख्याल कि आखिर इसने कौम को सामना करना है। आईजी साहब वहां बैठे हैं, पुलिस की नफरी उनके पास है, और आईजी उठ के कहे कि जी मैं नफरी दे नहीं सकता, मैं सिक्योरिटी दे नहीं सकता, तो फिर आईजी को वहां रहने का क्या मकसद है। जबरदस्त। इलेक्शन कमीशन जी अथॉरिटी रखती है कि सबको ठीक रखे। कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हो रही है पंजाब में। पोलिंग स्टेशन ही तो संभालने हैं। पोलिंग स्टेशन संभालने के लिए लोग होते हैं संभालने को, और उनके साथ अमन अमान कायम रखने के लिए सिर्फ पुलिस इस्तेमाल होती है। इतनी पुलिस तो पंजाब के पास होगी, ये तो नहीं है कि नहीं होगी।
ये खामखा के जो ना बहाने बनते हैं, इसमें ही पता चलता है कि क्या नीयत किसकी किस तरफ जा रही है। आईजी साहब को ये कतन नहीं कहना चाहिए था, उसको पता था कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, उसको पूरी तैयारी रखनी चाहिए थी। बड़े रिजर्व में होते हैं, हेडक्वार्टर्स में बैठे होते हैं पुलिस वाले, पता नहीं कहाँ का किस किस किस्म की पुलिस है वो वहाँ। अच्छा, उनको इस्तेमाल करके ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कौम को ये मुल्क वापस चाहिए, मेरा कहना सिर्फ यही है। इस वक्त तक कौम से ये मुल्क छीना हुआ है, छीने हुए मुल्क को कौम वापस लेना चाहती है, अपना बनाना चाहती है, और उसी तरह से सियासी तौर पे चलाना चाहती है इस मुल्क को। इसलिए उज़्र लंग नहीं होना चाहिए। और उनको कह दो वो जो बैठे हैं ना लाहौर में, हाँ जी, सुन रहे हैं पूरा पाकिस्तान चुनतखब होकर इज्जत नहीं कमाओगे। अच्छा, मुंतखब होके दिखाओ अवाम से। जी, ये जो चुनतखब का आप फरमा रहे हैं, क्यों सर आपको ये लगता है कि क्या सिर्फ पुलिस है या इलेक्शन कमीशन पर भी आपको लगता है कि वहां से भी वो चुने जा रहे हैं? बाबा, बयान अभी आपने पुलिस की तरफ से दिया। मैं यही कह रहा हूं कि सियासत में अब ये चुनने वाला हिसाब किताब खत्म होना चाहिए। पहले इमरान खान को चुना गया, उसने बेड़ा गर्क किया, फिर ये आस में बैठा है कि मुझे चुना जाएगा, और ये भी सियासत को गलत कर गंदा कर रहा है। और किसी को क्या कहूँगा? ठीक है, अच्छा, खोड़ो साहब कमीशन को क्यों मुद्दे काम ठहराऊं? ठीक है, खोड़ो साहब प्लीज साथ रहिएगा। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आपसे सवाल करना है कि ये 1 करोड़ 44 लाख पेपर जो है इजाफी छापे जाएंगे, इस पर पीपल्स पार्टी के खदशात हैं। लगारी साहब, ये आईजी पंजाब साहब मुसलसल इसी तरह की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। पहले भी जब इलेक्शंस का मामला था तब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और दीगर जगहों पर यही जाकर कहा कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हमें इजाफी सिक्योरिटी चाहिए। तो क्या उस वक्त भी इजाफी सिक्योरिटी का मामला नहीं हो सका? अब इनको अगर एफसी से या फौज की तरफ से जवान मुहैया कर दिए जाते हैं, फिर जाकर इनका खदशा खत्म होगा। तो ये इतने साल फिर क्या करते हैं? जिस तरह इलेक्शन कमीशन लगता है कि दफा उसकी तैयारी नहीं होती, एक ही काम है इलेक्शंस करवाना 5 साल के बाद, वहाँ तैयारी नहीं, यहाँ पुलिस की भी तैयारी नहीं। अच्छा, क्या पहली बार पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं? क्या आईजी साहब को ये मालूम नहीं है कि इलेक्शन अगरचे ताख़ीर से हो रहे हैं, मगर इलेक्शन तो पाकिस्तान में होते आ रहे हैं, तवातुर के साथ इलेक्शन हुए हैं। जनरल ज़िया के दौर में इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन उसके बाद इलेक्शन तो तवातुर के साथ हो रहे हैं, हर 5 साल के बाद, बल्कि इससे भी कम मुद्दत में होते रहे। 90 में हुए, फिर 93 में हुए, फिर 97 में हुए, फिर उसके बाद 2005 में हुए, 2002 में हुए, फिर 2008 में हुए, लेकिन हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। और अब ऐसी कौन सी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है? आपको ये मालूम है कि इससे पहले, इस इलेक्शन से पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, या 2018 के इलेक्शन में भी हालात किसी हद तक ठीक थे, लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन हुए वो तो ऐसा लगता था कि गोलियों की बौछार में हुए इलेक्शन। दहशतगर्दी के इतना बड़ा खतरा मौजूद था पूरे मुल्क के अंदर। 2008 के इलेक्शन में हम इतनी बड़ा कौमी नुकसान उठाने के बावजूद भी इलेक्शन में गए थे, लोग पूरा मुल्क गया था इलेक्शन के अंदर। और 2013 में भी फातिमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी 2002 में हालात ठीक नहीं थे, 1997 में हालात ठीक नहीं। हालात कब ठीक रहे? हालात खराब रहे, इससे पहले ज्यादा खराब रहे। अच्छा, अब आईजी साहब के लिए कोई नई बात तो नहीं है ना? लेकिन ये जो आईजी साहब कह रहे हैं, निसार खोड़ो साहब को, जी निसार खोड़ो साहब वो कहते हैं 92,000 कमी है, इसको कैसे पूरा करें? हमें नफरी की कमी 92,000, क्या इनको फिर कहीं और से ला कर दें? मतलब जी, अच्छा, निसार खोड़ो साहब से हम बात करेंगे, यही सवाल। जी लगारी साहब, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि इलेक्शन हो रहे हैं, कोई पहली बार तो नहीं हो रहे हैं ना। इलेक्शन तो पाकिस्तान में एक प्रोसेस है। ये इलेक्शन 2023 में होने थे, जो अब 2024 में हो रहे हैं जी। और इलेक्शन के लिए कोई नई हिकमत अमली, कोई नई स्ट्रेटजी नहीं होगी। पाकिस्तान में उस वक्त भी इलेक्शन हुए जब बाकायदा हर पोलिंग स्टेशन पर ख़तरा होता था, उसके बावजूद हुए। जब हमारे बड़े बड़े दिफाई इदारों पर हमले हो रहे थे, उस पर भी इलेक्शन हुए। जब हमारी छावनियों पर, ग्रेजन पर दहशतगर्द हमला कर रहे तब भी इलेक्शन हुए। हमारे GH पर चढ़ दौड़े थे दहशतगर्द, उसके बावजूद इलेक्शन हुए। अभी आईजी साहब क्या बताना चाहते हैं, मुल्क को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और पाकिस्तान के अवाम को क्या बताना चाहते हैं कि क्या मसला पैदा हो गया है कि वो इलेक्शन कराने के लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि इतने हज़ार, यानी 1 लाख के करीब सिक्योरिटी का कह रहे हैं कि लैब से। तो फिर पंजाब में जो हमारा सबसे बड़ा सूबा है जी, उसके अंदर क्या पुलिस की नफरी ख़त्म हो गई है? क्या पुलिस के जो ज़ैली इदारे बने हुए हैं, बहुत से ज़ैली इदारे बने हुए हैं, फुला फोर्स, ये फोर्सेस बनी हुई, वो कहाँ चली गई हैं?
रेगुलर पुलिस कहाँ चली गई है, और ऐसी हालात में इलेक्शन कमीशन खुद मदद कर सकता है। बिल्कुल सही। लगारी साहब, निसार खोड़ो साहब हमारे साथ हैं। निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो ये आईजी साहब की बात होगी, इलेक्शन कमीशन ने 1,44,00,000 पेपर इजाफी छापने का कह दिया है, पीपल्स पार्टी ने इस पर एतराज़ उठाया है। ये ज़रा समझाइएगा कि इससे क्या खदशात हैं, इतने इजाफी पेपर्स क्यों? बाबा, ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि पाकिस्तान की कौम तो है 24-25 करोड़। अब जितनी कौम है उससे ज्यादा बैलेट पेपर छपाने का मकसद कुछ सवाल उठाता है। आपको पता है कि हमारी जो वोटिंग टर्नआउट होता है वो 50% तक भी नहीं होता, तो फिर इतने सारे बैलेट पेपर एक सवाल उठाते हैं। और मैंने सोच समझ के चुनतखब का नाम लिया है, चुनतखब का जिक्र किया है, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। जी जी जी। ये सारे शकूक पैदा करते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन को इस चीज की वजाहत करनी चाहिए कि क्यों इतने सारे बैलेट पेपर छपाने का उन्होंने बोल दिया है। क्या उसमें कोई गलत छपाई हो जाएगी कि उन्हें एक्स्ट्रा छपाए हैं कि जी काम आ जाए? बातें जो होती हैं, पिछले 18 की इलेक्शन में कितने वो बैलेट पेपर छपे थे वो आप देख लें, अंदाज निकालें कि कितने बैलेट पेपर छपवाए थे। जी। अभी ज्यादा क्यों छपवा रहे हैं, ये सवाल बनता है इलेक्शन कमीशन से, होना चाहिए। ये दिलचस्प बात आपने किया है। ये तो चुनतखब के साथ साथ सर ये भी कि 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू किया गया है इलेक्शन 2024 के लिए, क्योंकि 12 करोड़ से जायद वोटर्स हैं जिन्होंने हक़ रायदही इस्तेमाल करना है। फ़र्ज़ कीजिए हर वोटर आ जाता है, 12 करोड़ के 12 करोड़ 18 साल से जायद उम्र के जो लोग हैं पाकिस्तान में, 12 करोड़ के 12 करोड़ आ जाते हैं। उसके बावजूद उससे ज़्यादा तकरीबन 1,44,00,000 पेपर्स हैं। तो ये फिर वही जो हम सुनते हैं ठप्पे लग सकते हैं, उसका ख़तरा है। लेकिन इसके अलावा एक और काम ये हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से खोड़ो साहब के अजीबोगरीब निशानात लॉट किए गए हैं, जिस तरह जूता। अब हमारे माशरे में जाहिर है कि वो एक जाकर क्या इंसान किसी को करेगा, कन्विंस करेगा। तो ये फरमाइए कि अब इसको तब्दील भी इलेक्शन कमीशन ने कहता है अगर किया तो इलेक्शन डिले हो जाएंगे। अब जूते की क्या बात कर रहे, वो उन्होंने तो तवा भी दे दिया है। जी ऐसे ही है। निशानात अलग सी चीज है, उसमें उन्होंने लिस्ट लगाई हुई है कि ये निशानात हैं। अब ये निशानात इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के साथ, बहुत बड़ा पेपर है, उसके सारे निशान छपे हुए हैं। ठीक है सर, उसको तो मैं कुछ नहीं कहता कि जूते को, जिसको निशान जूता मिलेगा वो कहेगा मैं दूसरों को जूते मारूंगा, ये कहेगा ना उम्मीदवार, तो उसको तो छोड़ दें आप। बाकी ये बात सुन रहे हैं कि ज्यादा बैलेट पेपर छपाना एक संजीदा काम है, संजीदा चीज है जिसको सोचना चाहिए कि ये क्यों। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने वक्त दिया, हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, मंशूर सामने आ रहे हैं और दावे बड़े ज़बरदस्त हैं और तमाम पार्टीज़ के ही। क्यों इस तरह के वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं जो नज़र भी आ रहा होता है कि वो पूरे नहीं करते, माजी भी सामने होता है, इसकी क्या वजह है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर रहे थे, मुख्तलिफ पार्टीज़ के अब भी खदशात हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात की बात करें, वो कहते हैं जी सभी जमातें कोई ना कोई बात करती हैं जी, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही मुख्तलिफ तरह से। जिस तरह आपने देखा ब्रेक से पहले निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, वो कह रहे हैं जी मियाँ साहब चुनतखब वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं तो मुंतखब होकर आएँ, चुनतखब ना हो। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी कि इतनी ज़्यादा बैलेट पेपर्स की एक्स्ट्रा छपाई की क्या ज़रूरत थी, और पंजाब पुलिस के आईजी साहब पर भी एतराज़ किया। अब मैं ज्वाइन किया तैमूर खान झगड़ा साहब ने, नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ हैं। तैमूर खान झगड़ा साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। झगड़ा साहब, अब एक बात, जिस तरह एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं कि अभी ये हुआ कि हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में मामला गया कि जी कामरान बंगश साहब हैं तो उनको वायलिन मिला है, एक और साहब इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी कामरान है, उनको गिटार मिला। अब फ़र्क इसमें नहीं है। जब ये मामला हाई कोर्ट में आता है और कहते हैं कि जी ये इंतखाबी निशान बदलें, तो साथ ही इलेक्शन कमीशन कहता है कि इतना वक्त नहीं है, हमने छपाई का कह दिया हुआ है, ये करोड़ों पेपर छप रहे हैं, 12 करोड़ से ज़्यादा पेपर्स छापे जा रहे हैं, बल्कि 26 करोड़ कुल, क्योंकि 12 करोड़ जो है लोग हैं वोटर्स, तो सूबाई और कौमी असम्बली के मिला के, इसलिए 26 करोड़ उन्होंने छपाई का काम किया। वो कैसे बदल दें? वो तो कहने कि अब नहीं हो सकता वरना डिले हो जाएंगे इलेक्शंस। देखें, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसने बल्ले का निशान ले लिया है, जिसकी ना मॉरल ना लीगल कोई जो है वो आर्ग्यूमेंट बनती थी, तो उसके बाद इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई। ये अलहदा बात है कि इसके बावजूद
हमें 100% यकीन है कि हम ये इलेक्शन इंशाल्लाह स्वीप करेंगे, क्योंकि ये जो फैसले आ रहे हैं ये आ इसलिए रहे हैं, ये रिकग्निशन है कि इमरान खान का और पीटीआई का मुकाबला नहीं हो सकता, और इतना इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया जा रहा है कि वाकई अगर नवाज शरीफ ने वाकई वजीर आजम बनना है, सियासत तो उसने अपनी ख़त्म कर दी है, उसका शायद आखिरी एक्ट की कोशिश होगी तो वो वाया नोटिफिकेशन बन जाए। जो बात आपने की है, इलेक्शन एक्ट वाज़े कहता है कि हर कैंडिडेट को एज एन इंडिपेंडेंट भी अपनी मर्जी का निशान मिलना चाहिए अगर वो निशान अवेलेबल हो जी। तो ये भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पेशावर में हर हलके में जो पीटीआई का कैंडिडेट है उसका कोई हम नाम इलेक्शन लड़ रहा है, और फिर कामरान बेचारे को जो निशान मिला था वायलिन, उसकी तरह कोई गिटार या बाजा दूसरे कामरान को भी मिल गया। हम क्यों इलेक्शंस का मजाक बनाना चाहते हैं? और ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख की सबसे मुतनाज़े इलेक्शन कमीशन क्यों याद होना चाहती है? लेकिन मैं आपको ये भी कह दूं कि उसके बावजूद लोगों को पता होगा, कल जो है मेरा निशान भी ऐसे इन्होंने मुझे नहीं दिया था जो मांगा था। मैंने चूंकि आरओ को एक रिटन एप्लीकेशन दी थी, मेरे पास रिसीविंग थी, मुझे हाई कोर्ट ने मेरे मनपसंद निशान जो ट्रैफिक लाइट था वो दे दिया। हालांकि मजाक की बात यह है कि हमें यह भी कहा गया था कि हम ऐसी कोई निशान नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे हमने पहले विकेट्स का कहा था, तो उन्होंने कहा आपको जी विकेट्स नहीं मिल सकता, चले ना मिले। तो ये तो एक्चुअली मजाक है जी। लेकिन मैं ये आपको दोबारा कह दूं कि इंशाल्लाह इमरान खान और पीटीआई ने ये इलेक्शन जीतना है। और नवाज शरीफ ने अपनी सियासत खत्म करनी है। अच्छा, ये आपका बड़ा दावा, इस पर भी आएंगे और हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून जनाब हमाद रोहिला साहब ने, उनसे भी बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर। आरोज इस तरह से क्यों किया कि अदालत में भी इस तरह के सवाल हुए। लेकिन लगारी साहब, इलेक्शन कमीशन ऐसे लगता है कि पूरी तरह से तैयार ही नहीं था। उनको भी पता होना चाहिए छिपाई है, सिंबल्स हैं, इनके मामलात आ सकते हैं, कि आरओ को इतना भी नहीं पता कि दोनों के नाम एक हैं और एक जैसा इंतखाबी निशान, और फिर उससे ज़ाहिर एतराज़ात बढ़ते चले जाते हैं। नहीं, हर सतह पर मसाइल नज़र आए हैं। कहीं जनाब पीपल्स पार्टी कहती है वहाँ तीर का निशान नहीं दिया जा रहा पंजाब में। तो ये इलेक्शन कमीशन क्यों 5 साल क्या करता रहता है? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन, ये जो हालिया इलेक्शन कमीशन है, इसके बारे में तो शायद पहले से इन्होंने तय कर रखा है कि हमने कोई काम इत्तफाक राय से नहीं करना है, हमने हर चीज़ मुतनाज़ा करनी है और कोई ना कोई तनाज़ा रखना है बीच में। पहले इलेक्शन हो रहा था जी, हमें वो पैसे नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, फलां नहीं है, पिछले साल इलेक्शन नहीं हुए, इस साल इलेक्शन नहीं हुए, और इस साल भी इलेक्शन हो रहे हैं तो मसाइल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, पीटीआई एक तरफ तो अपने निशान के लिए बात करती है, लेकिन पीटीआई ने अपने निशान के लिए संजीदगी से कोशिश की भी नहीं है। बात यह, अगर ये आ गई थी बात, अगर इलेक्शन कराने का कह गया था तो एक प्रोसेस कर लेना चाहिए था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि प्रोसेस ना होता। पार्टी उन्हीं की थी, सब कुछ उन्हीं का था, वो कर लेते। उसको जो सुप्रीम कोर्ट मांगती रही है वो भी उनको दे देते कि जनाब ये आप मांग रहे हैं हमसे, ये हमारी वो है वोटर लिस्ट है, ये हमारी सूबाई वोटर लिस्ट है, ये हमारे मरकज़ के लिए इंतखाब के लिए ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, ये सब कुछ कर सकते थे, कोई मसला नहीं था, लेकिन किया ही नहीं है। और वो खुद एक मसले को खुद ज़्यादा उलझाया उन्होंने। मैं कहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है, अब ये तो कर सकता था ना कि अगर लोग अपनी मर्जी से कोई निशान मांग रहे हैं तो आप उनको निशान दें जी। और फिर ये कि आप ये खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि लोग सवाल करें कि जनाब हम 1 करोड़ ज़्यादा जो है वो बैलेट पेपर छपवा रहे हैं। अगर आप 1 करोड़ ज़्यादा बैलेट पेपर छपाएंगे तो लोग उस पर सवाल उठाएंगे ना कि भाई ये किस लिए है, क्यों ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही। क्या आपकी अगर प्रिंटें ख़राब हो गई, एक की तो 10 की भी ख़राब हो सकती है, फिर 1 करोड़ की भी ख़राब हो सकती है। अगर कोई और इशू है कि कोई छीन जाएगा, कोई फाड़ देगा, तो मुझे वो समझ नहीं आता है कि आप इलेक्शन करा रहे हैं या कोई और गेम हो रहा है। तो ये लोगों के, और फिर ये है कि वोट कास्ट कहाँ होते हैं इतने। हाँ जी, पाकिस्तान के पास टर्न आउट कब ऐसा रहा है कि जनाब हम कहें कि जनाब ये तो 70 के इलेक्शन में आपका टर्न आउट 59% गया था, 60 के करीब पहुंच गया था। सर, उसके बाद आपके इलेक्शन में हमेशा लोग, फर्ज कीजिए हर शख्स वोट डालता है, आप जिस तरह फरमा रहे हैं 12 करोड़ अगर वोटर है, हर शख्स वोट डालता है, सूबाई का अलग, कौमी असेंबली का, तो 24 करोड़ बनते हैं। आप 24 करोड़ से चंद लाख ऊपर ले जाते हैं, ये कुछ 1.5 करोड़ आपने ज़्यादा छाप दिए। जनाब हमाद रोहिला साहब, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ की अगर ट्रेनिंग नहीं की, अगर दर्जनों आपके पास चॉइसेस हैं, तो आपने ज़रूर किसी को जूता देना है, किसी को चिमटा देना है, किसी को तवा देना है। हमारे माशरे में हर इलाके का भी फ़र्क आ जाती है चीज़ों में। तो
तो रिटर्निंग अफसरान को इसका नहीं पता, और जब कोई इतराज़ ही कर रहा है, ये तो नहीं होगा कि हर जगह पर मिसाल के तौर पे सारे इंतखाबी निशान अलॉट हो चुके हैं तो उसके बाद आपके पास चॉइस नहीं थी, तो चले समझ आती है। लेकिन जहाँ आपके पास चॉइस और एक शख्स कह रहा है कि चले मुझे ये नहीं, कोई और निशान अलॉट कर दें, तो फिर कहा जाता है नहीं इलेक्शन डिले हो जाएंगे, खबरदार कोई भी इतराज़ करो कहते हैं इलेक्शन डिले हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अब तो इस पे बात करते हुए भी डर लगता है कि कहीं इस पे भी कंटेम्प्ट का नोटिस ना इशू हो जाए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ख़ास तौर पे कानून भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो रिटर्न्ड कैंडिडेट्स हैं, जो कानूनी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है उन लोगों के लिए जो कि पहले से मेंबर रह चुके हैं असेंबलीज के, उनको प्रेफरेंशियल राइट भी दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में इस वक्त ऑन ग्राउंड चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं, कुछ मज़ाइका खेज किस्म के निशानात दिए जा रहे हैं। शायद ऐसा ही लग रहा है, शायद कहीं ना कहीं उनकी बात दुरुस्त लगती है पीटीआई की कि कोई पर्सनल स्कोर सेटल किया जा रहा है उनसे। और वो तो इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि जी किसने कहा था आप हमारे खिलाफ इतने ज़्यादा बयानात दें। और रिटर्निंग अफसरान, दिलचस्प बात यह है कि जब ट्रिब्यूनल ने बुलाया तो डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे ज़्यादातर। आई थिंक मैं मोहतात कहूँ तो 80% से ज़्यादा ऐसा हुआ कि जजेस भी हैरान थे कि किस बुनियाद पर आपने ये कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। तो ये भी एक अजीब सी सूरत हाल नज़र आई। जी बिल्कुल, बड़े सबसे ज़्यादा तो एक तो पहले बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो रही है वो 62 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से रही है कि कौन लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है, किसकी नहीं रही, तो काफी सारे तो उसकी नजर हो गए। अच्छा। उसके अलावा बहुत से लोगों को जिनको मैं जानता हूं उनको उन घरों के यूटिलिटी बिल्स उनके ऊपर डाल दिए गए हैं जो घर ना उनके कभी थे और ना वो उस घर में कभी किरायादार रहे हैं। अच्छा। तो वजूहात कुछ अजीबो गरीब सामने आई हैं, और ऐसा भी देखने में आया है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आरओ ने एक में नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए हैं और दूसरे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं किए। वो ऐसा लगता है कि एक शायद पाकिस्तान में जमा हुए हैं और दूसरे शायद अफगानिस्तान में। अच्छा, जो बात आप फरमा रहे थे तैमूर खान झगड़ा साहब कि फिर भी आप को नज़र आ रहा है कि आपकी पार्टी स्वीप करेगी। सर, रिजर्व सीट्स तो आपसे गई, फिर ये मुश्किलात हैं, क्योंकि मेरी भी बात हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो कह रहे थे कि यहाँ जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए मुश्किल होगा। बैट का निशान भी नहीं है, नाम भी बहुत से लोग हैं, कुछ ज़ईफ़ुल उम्र होते हैं, उसकी वजह से भी नहीं पढ़ सकते, ख़वातीन हैं, उनके लिए मुश्किल होता है कि वो जाकर देख सकें, नाम पढ़ें या निशान। तो ये आपके लिए मुश्किलात हैं। फिर दूसरा, आज भी ये फैसले आ रहे हैं कि जिस तरह शाह कुरैशी साहब हैं उनको, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, परवेज़ इलाही साहब हैं, इस तरह हमाद अजहर, लेकिन वही बात प्रोक्लेम डिफेंडर की पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि म्यार किस तरह से सेट हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाएगा, लेकिन आपके लिए तो इतनी मुश्किलात हैं हर तरफ से, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि फिर भी आप जो है स्वीप कर सकते हैं? आपको याद है जिस दिन इमरान खान अरेस्ट हुआ था 5 अगस्त को, अगले दिन पेशावर में एक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था जो कि एमपीए के इलेक्शन के बराबर था, क्योंकि यहाँ पे तहसील के लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होते। जी जी जी। उस पे एक हमारे अदना वर्कर ने एक स्वीपिंग मेजॉरिटी ले ली थी। उससे पहले जो बाय इलेक्शंस हुए हैं वो भी देख ले, इसीलिए तो बल्ले का निशान गया है ना कि अवाम पीटीआई से अपनी मोहब्बत का इजहार करती जा रही है। तो मुझे यकीन है नीचे ग्राउंड से पता भी चल रहा है कि जो अवाम की मोहब्बत है इमरान खान के लिए, जो इमरान खान ने डिलीवर किया और जो इमरान खान ने कौम को गैरत और इज्जत दिलाई, अच्छा, वो कौम भूलती नहीं। मगर तो चाहे निशान एक हो, चाहे निशान दूसरा हो, 1000 निशान हो, मुश्किल है, ये मैं नहीं कहता कि मुश्किल नहीं है, इसलिए तो लिया गया है, लेकिन ये हमारे लिए एक चैलेंज है और ये पाकिस्तान के लोगों के लिए एक चैलेंज है। और अगर मुझे कोई कहे इस टाइप के एक्शन की वजह से ये मैसेज भेजना चाहे कि मैं वोट ना डालूं 8 फरवरी को, तो मैं तो जरूर जाऊंगा। और मुझे पता है कि हर पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन शहरी 8 फरवरी को इसीलिए वोट डालने जाएगा कि उसे पता है कि उसका जो जमहूरी हक है वो उससे छीना जा रहा है, और यही उसका बेहतरीन इंतकाम है कि वो 8 फरवरी को जाए और हर हल्के में जो भी इमरान खान का निशान हो, मसाल के तौर पे मेरा ट्रैफिक लाइट है, उस पे वोट डाले। अच्छा,
झगड़ा साहब, आपको लगता है कि ये लोग रिएक्शन में ही अब इतने मोटिवेट हो जाएंगे, या जिस तरह अभी मियाँ साहब तो अब बाहर जलसे में भी नहीं आए क्योंकि मरीम साहब ने कहा जी वो तो मसरूफ़ हैं इकनॉमिक प्लान के लिए, तो वहाँ तो अपना एक मंशूर और इकनॉमिक प्लान तैयार हो रहा है, किस तरह हमने महंगाई कम करनी है। इसहाक डार साहब अब टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने आकर क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन आपको या तो मौका नहीं मिल रहा या आप उस तरफ आ नहीं रहे कि मंशूर क्या है या क्या आप करेंगे अगर हुकूमत मिलती है दोबारा आकर। देखिए, हमारे 10 पॉइंट का मंशूर इमरान खान आज से साल पहले शायद मार्च में एक तकरीर में दे चुके थे। अच्छा। और हम शायद उसको इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में चला भी दें। ओ, ये मेरे से गलती हो गई, वैसे नहीं, जब ये चला रहे हो तो इंटरनेट दोबारा से पाकिस्तान में बंद हो जाए। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हो जाता है। लेकिन नहीं, इंशाल्लाह हमारा मंशूर भी निकल जाएगा। लेकिन ये मुझे बताएं कि 90 दिन हो गए, नवाज शरीफ जो है वो लाए गए थे लंदन से एक जो है वो कॉन्विक्ट एब्सकॉन्डर, एक उन्होंने कबूतरों के साथ जलसा क्या कर दिया। 90 दिन से वो निकल ही नहीं रहे मॉडल टाउन की कॉन्फ्रेंस रूम से। और जहां तक उनके इकोनॉमिक प्लान की बात है, अल्लाह ताला बचाए नवाज शरीफ और इसहाक डार के इकोनॉमिक प्लान से 1999 से तारीख देख ले, जब इसहाक डार और नवाज शरीफ की कॉम्बिनेशन की जो है वो पाकिस्तान की किस्मत इनके हाथों लग जाती है। अच्छा, तो मुल्क की इकोनॉमी तबाह बर्बादी होती है। ये 99 में हुआ, ये 18 में हुआ, ये 23 में हुआ। और मेरी बात ना माने, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की बात ही मान ले। जी, वो अब तो मोहम्मद जुबैर साहब भी बात कर रहे हैं इस पर। लगारी साहब, ये जो बात हो रही है, मियाँ साहब उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है कि वो निसार खोड़ साहब ने तो चुंतखा भी कह दिया। तो मैंने भी 2013 में मुझे इनवाइट किया था नून लीग ने कि जी हम टिकट जिस तरह दे रहे हैं, तो मैं वहाँ जाकर देखा। बहरहाल वो एक अजीब सा मंजर होता है, हर कोई अपनी लॉयल्टी बता रहा होता है, तारीफ़ भी कर रहा होता है, खुशामद भी बेचारा कर रहा होता है कि जी देखिए मैंने ये किया। लेकिन एक कॉन्फिडेंस उनमें उस वक्त भी नज़र आया कि वो जिसको कहते हैं ना हमारी बात हो गई है। तो मियाँ साहब इस वक्त जो इकनॉमिक प्लान लेकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो इस वक्त कॉन्फिडेंस में है इस वजह से कि हमने आते ही करना क्या है? वो पहले ही शुरू हो जाते हैं इस बारे में बात करना। 2013 में भी आपको याद होगा लोड शेडिंग है तो उन्होंने पहले ही इजलास बुला लिए थे और उस वक्त निगरान हुकूमत में थे मुसद्दिक मलिक साहब, फिर उन्होंने ज्वाइन भी किया था अगली हुकूमत को। अभी भी हमने निगरान हुकूमत में भी देखे हैं उनके लोग। नहीं, बात यह है कि अभी निगरान हुकूमत के साथ तो उनका जो भी तर्ज अमल हो, लेकिन अपनी पिछली 18 महीने की कारकर्दगी को भी सामने रखें। उससे पहले, उनसे पहले वाकई जो 3-3.5 साल की PTI की हुकूमत थी, उसमें बर्बादी हुई थी लोगों की। लोग तबाह हो गए थे, उनकी मईशत बर्बाद हो गई थी, लोगों के घरों से निवाले छीन लिए गए थे। उस दौर को हमें नहीं याद करना है और उस दौर को हमें समझना है कि वो बहुत। लेकिन इन्होंने क्या डिलीवर किया? इन्होंने जो ये आए थे लोगों को देने के लिए, इन्होंने क्या दिया लोगों को? इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। अच्छा, अब निगरानों की हुकूमत पर ये अगर कोई तनकीद करेंगे तो निगरान कहाँ से आए हैं? आसमान से तो नहीं आए हैं। इनके ही अपने करीब के लोग थे, किनके रिकमेंड, इनके अपने लोग बैठे हुए हैं काबीना में भी। तो ये कि आवाम के पास जाएं, जाकर बताएं तो सही कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा इनकलाब ला रहे हैं। इनकलाब की तैयारी के लिए उन्होंने कोई इतना 3 महीने लगा दिए हैं कि वो बैठकर एक जगह पर अपने इनकलाब की तैयारी कर रहे हैं और लोगों को जाकर बताएंगे। यानी इनकलाब इनकी अमली शिरकत के बगैर आ जाएगा, वोटों के ज़रिए आ जाएगा। ये उसमें जाएंगे भी नहीं, वोट भी मांगेंगे नहीं, जलसा भी नहीं करेंगे और जाकर कहेंगे जनाब आप मुझे इक़्तिदार दे दो। तो ये लोग तो यही कहेंगे ना कि जनाब आपको तयशुदा हिसाब से इक़्तिदार में आए हैं, आपने इलेक्शन तो लड़ा ही नहीं, आप गए ही नहीं मास्टर्स के पास। मास्टर्स के पास अपना वो प्रोग्राम है क्या जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं? अगर वो उसको थैले से तो निकाले ना, तो थैले में रखा रहेगा तो लोगों को क्या पता चलेगा कि आपने थैले में क्या रखा हुआ है। वो आखिरी वक्त तक जो है वो जब हम जाते थे बचपन में जाकर जमा होते, डुगडुगी वाला आखिर तक नहीं बताता था कि उसके बाद थैले में है क्या चीज़ रखी हुई उसने, बस आखिरी वक्त तक एंगेज रखता था। अब ये इलेक्शन के आखिरी वो शुरू हो गए, बाकी कितने दिन रह गए हैं? यानी इलेक्शन में अब तो यानी ऐसा है कि 3 हफ्ते मुश्किल से रह गए हैं और आप जो है वो अभी तक अपने उसमें पटारी में से निकाल नहीं रहे हैं कि इसमें है क्या और क्या दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल सही बात। अच्छा रोहिला साहब, एक बड़ी बहस इस वक्त छिड़ी हुई है क्योंकि जाहिर है कि पिछली हुकूमत रही जिस पार्टी की तहरीक इंसाफ की, तो अब उनसे तो इंतखाबी निशान तो ले लिया गया, लेकिन पार्टी इलेक्शन कमीशन कहता है अब भी रजिस्टर्ड है।
टिकट भी उसके नाम पर उन्होंने एक्सेप्ट किए कि जी अच्छा मैं इससे हूँ। जिस तरह अब सबको पता है कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब किस पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब ये लोग आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे तो एक हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ा खतरा है। तो दो राय हैं कि नहीं ये पार्टी अभी रजिस्टर्ड है तो ये पार्टी से मुंसलिक होंगे क्योंकि टिकट इसका है, या आप समझते हैं नहीं वो बिल्कुल ही आज़ाद हैसियत में होंगे और जिस मकसद के लिए कानून बनाया गया था कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो वो कहीं भी जा सकते हैं? और फिर रिजर्व सीट्स का क्या मामला बनेगा, क्या इनको रिजर्व सीट्स भी नहीं मिलेंगी? सर ये बहुत बारीक नुक्ता है कानूनी। मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में आपको दोनों तरफ की सूरत हाल दिखा दूं। जी जी। सबसे पहले तो मैं ये समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या और उसकी कोई कानून में तारीफ मौजूद है या नहीं। तो इलेक्शन एक्ट 2017 की डेफिनेशंस की क्लॉज के अंदर अगर मैं लूजली उस चीज को रिप्रोड्यूस करूं आपके लिए, तो कोई भी ऐसा ग्रोह लोगों का जो कि सियासी मकासद के लिए इकट्ठा हो और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगा। जब इसी एक्ट में आगे सेक्शन 202 का जिक्र है जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं कि जब वो ग्रोह जो है रजिस्टर होना चाहता है, इनलिस्ट होना चाहता है, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि उसके 2000 मेंबरान हो, 2 लाख रुपए फीस जमा कराएं, उनका एक स्ट्रक्चर हो और सीधा कुछ और चीजें हैं। जब वो ये इनलिस्टमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें एक एडेड एडवांटेज मिलता है यूनिफाइड सिंबल के शक्ल में कि उनके तमाम कैंडिडेट्स पूरे मुल्क में वो एक यूनिफाइड सिंबल के तौर के साथ लड़ सकते हैं, जिससे वोटर की भी आसानी होगी और उस कैंडिडेट की भी आसानी होगी और पार्टी के लिए भी अपना पैगाम पहुंचाना आसान होगा। अब इसका मतलब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और जो सेक्शन 215 है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सिंबल छीना जा सकता है। इलेक्शन सिंबल छीनने के का मतलब ये नहीं है कि पार्टी की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है, कि पार्टी रजिस्टर नहीं रही या उसकी एनलिस्टमेंट खत्म हो गई है, जो कि लफ्ज कानून में इस्तेमाल किया गया है। तो एक बात तो ये हो गई। अब इस पार्टी जब एग्जिस्ट करती है और उसकी तरफ से लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में सबमिट कराया है उसका नाम और साथ ही साथ कि जी हमारी एफिलिएशन उसके साथ है और उसके साथ एक नॉमिनेशन सर्टिफिकेट पार्टी की तरफ से दिया गया है जहां पार्टी उन लोगों को ओन भी कर रही है, तो जीतने के बाद उन विनिंग कैंडिडेट्स पे पार्टी डिसिप्लिन भी अप्लाई करेगा और उसके साथ ही साथ उन्हीं के विनिंग कैंडिडेट्स के तनासुब से ही उनको रिजर्व सीट्स भी दी जाएंगी। अच्छा, ये तो एक्ट की सूरत हाल है जो कि इनकी फेवर में जाती है। जो चीज इस वक्त हम जो पीटीआई को शायद देखना पड़ सकती है वो ये है कि रूल्स, इलेक्शन रूल्स 2017 के जो रूल नंबर 94 है आई गेस, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन को मजीद रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जहां रिजर्व सीट्स की बात की गई और कहा गया है कि इस रूल के अंदर जहां रिजर्व सीट्स की बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी से मुराद वो पार्टी है जो यूनिफाइड सिंबल पे इलेक्शन लड़े। अच्छा, तो ये रूल जो है पीटीआई के लिए खतरनाक हो सकता है, उनको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ओके, एक और चीज जो इनके लिए खतरनाक हो सकती है वो ये हो सकती है कि जब पार्टी ने नॉमिनेशन सर्टिफिकेट दिया है तो वो किसकी तरफ से साइंड है और पार्टी हेड कौन है, क्योंकि जो इलेक्शंस हुए थे वो तो कलादम तरह, वो तो उनको तो माना ही नहीं गया, वो तो कोर्ट ने कहा है कि जैसे वो हुए ही नहीं थे। तो ये दो सूरतें हैं जो कि इनके अगेंस्ट जाती हैं और इसकी तैयारी इनको करनी चाहिए। ठीक है झगड़ा साहब, आपने देख लिया, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी और बहुत से आग के दरिया हैं जिनसे आपको कूद कर जाना है। तो ये बताइएगा कि रिजर्व सीट्स तो आपके लिए मुश्किल लग रही हैं, फिर एक साहब बड़े इन्फॉर्म्ड, उनको मैं सुन रहा था, बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी रकम भी बहुत ज़्यादा तैयार है, अगर आपके लोग कुरान पर हलफ भी ले रहे हैं तो पहले हलफ लेने वाले बेचारे अगर गिरफ्तार या लापता होते हैं तो उसके बाद वो सियासत ही छोड़ जाते हैं। तो ये अभी बहुत कुछ आपको भी पता होगा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर आपका प्लान सी है तो आगे से प्लान C+ भी होगा। उसामा वैसे खुद ही सोच लें ना आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लेट्स से खैबर पख्तूनख्वा में जो पोजीशन है मेरे ख्याल में 116 या 120 या कोई एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स है, ठीक है। 121 मेरे ख्याल में, फाटा की 22 और 99 जो है वो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स की। इन 121 सीट्स में पीटीआई ने 90 से 95 जीत जानी है। अच्छा, ठीक है, लेट्स से 5-10 जो है वो इस सिंबल की वजह से कम हो जाए, लेट्स से कि हम 85 सीट्स जीत जाएं, यही काफी है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक सिंपल मेजॉरिटी के लिए। अच्छा, अब अगर आप मुझे ये कह रहे हैं
कि कोई जाके या पैसों से लोगों को खरीदेगा या फिर जो है वो धमकियों से किसी को खरीदेगा, क्योंकि लेट्स फेस इट, परवेज खटक साहब ये कह रहे हैं कि ये सारे जो हैं ये एक्चुअली मेरे लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। दिन रात वो इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं जी। बाद में ये कोशिश होगी कि चूंकि टेक्निकली इंडिपेंडेंट जो है वो लोग इलेक्ट हुए कि वो एक पार्टी में जाए या दूसरे पार्टी में जाए, कहाँ रह जाएगा हमारा आईन, कहाँ रह जाएगी हमारी जमहूरियत, कौन सी स्टेबिलिटी या प्रोग्रेस मिलेगी पाकिस्तान को इस सूरत हाल से? जी, बहुत कौन जो है वो मुल्क के साथ मुहिब्बे वतन होगा और कौन गद्दार होगा? हम बातें क्या कर रहे हैं? सही, बिल्कुल सही। ये मैं आपको कह सकता हूं कि मैं जो है वो प्रेफर करूंगा अपोजिशन बेंचेस पे बैठना, अच्छा। इलेक्शन हारना, ना कि मेरे साथ ये लग जाए पूरी जिंदगी के लिए। जी जी, ठीक है कि इलेक्शन पे वोट एक बंदे के नाम पे मांगा और फिर गया दूसरी तरफ। एक और बात सिर्फ, सॉरी सर, रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, उसके 2-3 तरीके, वो आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लें। अच्छा। लेकिन ये जो हो रहा है ना, 25 करोड़ लोगों की आंखों के सामने, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इज्जत नहीं कम कर रहा, पाकिस्तान की आईन की जमहूरियत की इज्जत जो है वो उसकी धज्जियां उड़ा रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ। लास्ट कमेंट लगारी साहब, मेरे पास 1 मिनट है सर। अगर इस तरह से सूरत हाल बाद में बनती है तो आप क्या समझते हैं, ये जमहूरियत की खिदमत होगी? इंतखाबी निशान भी एक पार्टी से छीन लिया गया, उसके एतराज़ात अपनी जगह, उनकी गलतियां अपनी जगह, लेकिन आगे जाकर भी अगर हम देखते हैं कि वो इधर से उधर आज़ाद इधर जा रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा? देखें, हम एक बहरान से निकलकर दूसरे बहरान में दाखिल होने जा रहे हैं और हमें अंदाज़ा नहीं है इस वक्त के इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा। एक तो सियासत में इस्तेहकाम साबिक़ हुक्मरान पार्टी का पैदा करता है जो अभी तक चल रहा है। अब नए हुक्मरान जो मुतवक्के हुक्मरान हैं, जो अपनी शेरवानियाँ सिलवाने के चक्कर में बैठे हुए हैं, इनने भी जो है बहरान पैदा किया हुआ है। तो अब देखना ये है कि मुल्क कैसे आगे संभलेगा। मुल्क के तमाम इदारों को, तमाम अफराद को, तमाम गिरोहों को, तमाम सियासी जमातों को। मुझे एक बात की शिकायत है साबिक़ हुक्मरान जमात से, जिसकी नुमाइंदगी झगड़ा साहब कर रहे हैं, इन्होंने किसी भी सियासी जमात को इस काबिल नहीं समझा कि अपने साथ बिठाते, बात करते। साबिक़ उनके साथ 3-3.5 साल चलने वाले लोगों में भी जो शामिल हो गए तो शामिल हो गए, यानी चौधरी परवेज़ इलाही उनका हिस्सा बन गया, ठीक है, लेकिन बाकी किसी के साथ भी इन्होंने गुफ्तगू करना, बातचीत करना, बैठना, अपना सियासी स्पेस बनाना इन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। और ये सियासत में जो डायलॉग के रास्ते बंद करते हैं, वो अपने लिए सियासत के दरवाजे बंद करते हैं। इन्होंने अमलन अपने लिए खुद ही सियासत के दरवाजे बंद किए हुए। तो अब सर हल क्या है? इलेक्शंस को ऐसा बनाया जाए कि जो भी आए हुकूमत में वो एक स्टेबिलिटी लेकर आए। लगारी साहब, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ वो कोई फरमाइशी रिजल्ट, और फरमाइशी रिजल्ट तो कोई तैयार करे तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन नतीजा तो वही आएगा ना जो लोग वोट डालेंगे। लोगों के वोट से ही आप नतायज मुरतब करेंगे। नतायज ऐसा तो नहीं है कि घर में बैठकर नतायज मुरतब करें। और ये ऐसी इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, नजर भी आना चाहिए। इस तरह इलेक्शन चाहिए, फ्री एंड फेयर भी होने चाहिए और लोगों को नजर भी आए, उनका एतमाद भी फिर सिस्टम पर बहाल हो। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, हमाद रोहिला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।